नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, जिन छात्रों ने अभी भी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप को डाउनलोड न किया हो तो डाउनलोड कर लें। हालांकि हजारों छात्रों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और बहुत सारे विद्यार्थी कोर्स पूछ रहे थे, सर मुझे कोर्स दिखाई नहीं दे रहा। तो नीचे का जो स्टोर का जो सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको टीजीटी पीजीटी की जो दिख रहे हैं ना, आपको ये पॉलिटिकल साइंस, मैथ, बहुत सारे जो कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और चूंकि इस समय स्टार्टिंग है तो एक कूपन कोड है जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। पहली बार जो विद्यार्थी हैं, टीच नाम से आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा, इसका आप लोग उपयोग करेंगे तो किसी भी कोर्स में आपको 1000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे जो फ्री वीडियोस भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस नाउ में देखने को मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को कि फंस गई टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती। असल में मामला ये है कि कल कुछ विद्यार्थी यानी कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो विद्यार्थी है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड गए थे और जो वहाँ की अधिकारी हैं कीर्ति गौतम से मुलाकात की और पूछा कि आखिरकार जो संशोधित विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा। इसके बारे में फिर से उन्होंने कोई भी ठोस आश्वासन नहीं दिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न होने से नाराज प्रतियोगियों ने शुक्रवार को इसे लेकर के चयन बोर्ड सचिव कीर्ति गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों को विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। प्रतियोगियों का कहना है कि इस मुद्दे पर वे अब चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलेंगे और यदि उन्होंने भी संशोधित विज्ञापन व प्रतियोगियों के हित में स्पष्ट आश्वासन न दिया तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़ेगा। अब मिलने से तो वैसे भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी 19 तारीख को युवा मंच के जो अध्यक्ष हैं और कुछ जो छात्र हैं उनके साथ में भी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। और अब प्रतियोगी छात्र मोर्चा है उसने भी कहा है और उसने भी ऐलान किया है कि अगर जो अध्यक्ष उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब वो आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। और विद्यार्थियों में आक्रोश है कि आखिरकार लगातार अगली तारीख बताई जा रही है, अगला महीना बताया जा रहा है और एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं घोषित की जा रही है कि इस तारीख को विज्ञापन जारी होगा। आज युवा मंच की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बैठक है, इसी को लेकर के बहुत सारे छात्र वहां जुटेंगे। अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय लगभग 12 बजे सभी छात्रों को पहुंचना है और इन चयन बोर्डों के खिलाफ क्या रणनीति बनानी है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है, आगामी टीजीटी पीजीटी की भर्ती में भी टीईटी लागू। आगामी मतलब ये वाली जो नहीं, जो अभी आनी है उसकी बात नहीं हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत अब अगली जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी टीजीटी में भी और पीजीटी में भी विद्यार्थियों को टीईटी करना अनिवार्य होगा। जैसे अभी 2 टीईटी होते हैं, एक जूनियर एक प्राथमिक, और इसके बाद में एक तीसरे स्तर का टीईटी होगा जो दोनों के लिए मान्य होगा। हाई स्कूल के लिए भी मान्य होगा यानी कि टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, और प्रवक्ता और पीजीटी के लिए भी मान्य होगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आगामी माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना जरूरी। इंटर के शिक्षकों के लिए तीसरे स्तर की होगी परीक्षा। जानिए कैसे होगी भर्ती। तो इस बार की भर्ती प्रक्रिया में तो कोई बदलाव नहीं होगा, वही बदलाव जो नोटिफिकेशन में आया था वही रहेगा, लेकिन जो अगली बार से जो भर्तियां होंगी उसमें जरूर बहुत बड़े बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगी। लिखा हुआ कि माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास करनी होगी। इसके लिए टीईटी थर्ड यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। सरकारी व सहायता प्राप्त के साथ ही प्रदेश के सभी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में भी ये व्यवस्था लागू होगी। इसकी रूपरेखा 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि 2023 के बाद वाली भर्तियों में टीईटी अनिवार्य कर दिया जाएगा और नई शिक्षा नीति के तहत यह लागू भी किया जाएगा। अभी तक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए 2 अलग अलग स्तरों की टीईटी होती है। नई व्यवस्था के लिए एलटी ग्रेड की शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन होगा और अभी तक सरकारी स्कूलों में लोक सेवा आयोग व सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग लिखित परीक्षा से भर्ती करवाता है, लेकिन संशोधन के बाद में शिक्षकों को पहले टीईटी भी पास करना अनिवार्य होगा।
यहाँ पर लिखा है कि इंटर के शिक्षकों के लिए तीसरे स्तर की परीक्षा होगी नई शिक्षा नीति में। और माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अभी तक लोक सेवा आयोग से लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है, यानी कि LT ग्रेड की भर्ती। और कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग अलग अध्यापक पात्रताएं पास करनी होती हैं। यह तीसरे स्तर की परीक्षा होगी, यानी कि तीसरे स्तर का TET होगा, जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के लिए मान्य होगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के बीच में समन्वय स्थापित किया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा से योग्य शिक्षक मिलेंगे। इससे पढ़ाई और शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। शिक्षकों की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरियां पाने के कई मामले सामने आ चुके हैं, क्योंकि भर्तियां शैक्षिक गुणांक के आधार पर हो रही थी और TET से इस फर्जीवाड़े पर भी अंकुश लगेगा। राज्य में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा की शिक्षक भर्तियों में लिखित परीक्षा पहले ही अनिवार्य की जा चुकी है। वहीं पर आगे लिखा कि 2025 तक होने वाली रिक्तियों की गणना होगी। शिक्षक के खाली पदों की संख्या के आकलन के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्था होगी। आज के समाचार पत्रों में शिक्षकों की भर्ती किस तरीके से होगी, हर साल होगी, बहुत सारी जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। और लिखा है कि मानव संपदा पोर्टल और अन्य स्रोतों से 2025 तक होने वाली शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की रिक्तियों की गणना जून 2021 तक कर ली जाएगी। चयन करने वाली संस्था को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। सहायता प्राप्त स्कूलों में अप्रैल 2021 तक भर्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति की कार्य योजना के मुताबिक अप्रैल तक सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी रिक्तियों पर भर्ती करनी है। हालांकि ये संभव नहीं है, क्योंकि 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द हुए 2 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती के लिए दोबारा विज्ञापन निकाल नहीं पाया है। हालांकि ये सरकार के बड़े बड़े दावे हैं जो मीडिया को बताए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा, पाठ्यक्रम में करंट अफेयर्स भी रहेगा। और लिखा है कि प्रदेश में हर साल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए वार्षिक कैलेंडर बनेगा। शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों को 2025 तक के जो पद आगे खाली होने वाले हैं उसका आकलन किया जाएगा और जून 2021 तक यह आकलन कर लिया जाएगा। इसके बाद भर्ती का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। कब भर्ती का विज्ञापन आएगा, कब परीक्षा होगी और कब परिणाम आएगा। और लिखा शिक्षकों की भर्ती के पैटर्न में भी बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक तय किए हैं। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बातें लिखी हुई हैं और ये बातें हर साल लिख करके आती हैं। इसी तरीके से जनवरी 2020 में भी बातें यही आई थी कि UPSSC और उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं वहाँ पर एक कैलेंडर बनेगा, रिक्तियाँ पहले से इकट्ठी करी जाएंगी और उसके बाद में हर साल हर विभाग से भर्ती आएगी और जनवरी में विज्ञापन आएगा, मार्च में परीक्षा हो जाएगी और अप्रैल तक इस तरीके से परिणाम आ जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं, ये अखबारी बातें हैं। फिलहाल देखते हैं समाचार पत्र में आगे क्या क्या लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक मजबूत बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के साथ उसमें शिक्षण के कौशल का भी आकलन किया जाएगा। रिक्त पदों की गणना के लिए तकनीकी आधारित व्यवस्था की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल के आधार पर वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। TET के लिए भी लिखा हुआ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, ये देखिए TET भी अनिवार्य किया जाएगा TGT PGT की भर्ती में। और देखते हैं कि आखिरकार ये कब तक कार्यान्वयन हो पाएगा और हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके बाद में आज के जो समाचार पत्र हैं उसमें आंगनवाड़ी की भर्ती के बारे में भी बहुत सारी जो है सूचनाएं वो लिखी हुई हैं। लिखा है 53,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की होगी भर्ती। प्रदेश सरकार ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के करीब 53,000 से अधिक पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार इन पदों पर भर्ती के लिए नए सिरे से चयन प्रक्रिया निर्धारण कर दी है और सरकार ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। अब जल्द ही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। दरअसल विभाग में 53,000 पद रिक्त चल रहे हैं और सरकार पिछले काफ़ी समय से चयन प्रक्रिया का प्रारूप तय करने में जुटी थी। इसमें चयन प्रक्रिया बहुत बड़ी नहीं होती है, केवल हाई स्कूल के नंबर के आधार पर भर्ती होती है। ये सब फर्जी बातें हैं और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकार ये सब जो बातें हैं, ये सब विज्ञापन है वो भर्ती के समय करती है और हमेशा से सभी सरकारें ऐसा ही करती हैं।
इस कारण रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी और अब विभाग ने इसका निर्धारण कर लिया है और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने शुक्रवार को चयन प्रक्रिया का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब जिलों में डीएम की देखरेख में गठित चयन समिति इन पदों पर भर्ती करेगी। निदेशक जल्द ही जिलेवार रिक्तियों का ब्यौरा डीएम को उपलब्ध करा देंगे। चयन समिति की संस्तुति के बाद डीएम के अनुमोदन के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। डीएम की देखरेख में चयन होने वाली चयन समिति में जिले में तैनात समूह का एवं खास संवर्ग की महिला अफसर सदस्य रहेंगी। पहले महिला अधिकारी सदस्य नहीं होती थी। डीएम द्वारा नामित सीडीओ या तो ये भर्ती भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। चूंकि आंगनवाड़ी की भर्ती है, बहुत ज़्यादा वेतन सरकार इनको देती नहीं है। और लिखा कि इसमें किनको वरीयता मिलेगी। सबसे पहले तो उसी ग्राम सभा व शहरों में उसी वार्ड की अगर भर्ती होगी तो उसको वरीयता मिलेगी। गरीबी रेखा में आने वाले परिवार को वरीयता मिलती है इसमें। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अगर कोई विधवा महिला है तो उसको वरीयता मिलती है। तलाकशुदा व परित्यक्त अगर कोई महिला है तो इसको भी इसमें वरीयता मिलती है। बीपीएल न मिलने पर गरीबी रेखा के ऊपर की महिलाओं का चयन इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि बीपीएल की जो आय सीमा है वो क्या होगी। लिखा है प्रदेश सरकार की ओर से जारी नई चयन प्रक्रिया में बीपीएल परिवारों की अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। गरीबी रेखा के लिए आय सीमा का निर्धारण नए सिरे से कर दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए सालाना आय सीमा 46,080 रुपये निर्धारित की गई है और शहरों के लिए 56,460 रुपये सालाना तय की गई। जिसकी आय इससे कम होगी वो बीपीएल में आएगा। आगे लिखा है कि नई प्रक्रिया में शैक्षिक व अन्य अर्हता में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल व न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष और अधिकतम आयु जो है वो 45 वर्ष रखी गई है। 45 वर्ष तक की अगर कोई महिला तो आवेदन कर सकती है। सहायिकाओं के लिए कक्षा 5 उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें आवेदन के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष रखी गई है। तो और भी जो आज के प्रमुख समाचार पत्र हैं उनमें भी सब में अलग अलग तरीके से ये बातें लिखी हुई हैं कि हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर, किस तरीके से भर्ती होगी। और अब तो इस तरीके की जो सूचनाएं हैं वो बताने का ही मन नहीं होता है, चूंकि सूचना है वो समाचार पत्रों में तो आती हैं और सरकार के द्वारा बताया जाता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। और इसके बाद में जो अंतिम सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा ACF RFO मेंस 13 फरवरी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया मुख्य परीक्षा का पूरा कार्यक्रम। लिखा है सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO 2020 की मुख्य परीक्षा 13 से 26 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और वहीं पर लिखा है कि MTS परीक्षा 2020 की घोषणा अब 5 फरवरी को होगी। SSC की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती की घोषणा अब 5 फरवरी को होगी। आयोग की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार MTS के पदों के लिए विज्ञापन की तिथि 2 फरवरी तक की गई थी और आयोग की ओर से शुक्रवार को इसके बारे में नोटिस जारी करके बता दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कुछ और भी सूचना है। लिखा है अभ्यर्थन वापसी के लिए मांगे गए हैं प्रार्थना पत्र। जो अभ्यर्थी ज्वाइन ना करना चाहते हो या ये भर्ती ना करना चाहते हो तो वो पत्र लिख करके बता सकते हैं कि हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए, हमारा कहीं और चयन हो गया है या कोई और बात है। ACF RFO 2019 की मुख्य परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनका चयन ACF RFO 2017 अथवा 18 के अलावा PCS में हो चुका है। ऐसे अभ्यर्थी रजिस्टर्ड ईमेल ID आयोग की जो ईमेल ID है नोट यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर आदमी जो विद्यार्थी हैं वो भेज सकते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए जहाँ पर लिखा है कि NOTINTFORACF19@gmail.com। यहाँ पर 4 फरवरी तक आपको भेजना है। और लिखा है ARO पद पर भर्ती के लिए टाइपिंग 23 फरवरी से होगी, कुर्तीदेव 10 पर होगी। इसके बारे में भी जानकारी दे दी गई। अगली कुछ सूचना DLED की हैं। लिखा तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट अधूरा आया है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जो आंतरिक मूल्यांकन है और उसके जो अंक है वो जोड़े नहीं गए हैं। अब जो 2 तारीख से परीक्षा होगी उसमें वो बैठ नहीं पाएंगे। लिखा है प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम DLED के परिणाम को लेकर के अभ्यर्थी परेशान है और DLED 2018 के तृतीय सेमेस्टर का परिणाम अब तक पूरा नहीं हो सका है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक दर्ज नहीं किए गए हैं जिससे रिजल्ट में वे फेल हैं। रिजल्ट दुरुस्त न होने से वे 2 फरवरी से होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये विद्यार्थी जो है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज ने बीती 18 जनवरी को तृतीय सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया है और उसमें बहुत सारे जो है हजारों अभ्यर्थी फेल नजर आ रहे हैं। वहीं पर कहा गया है कि अंक अपलोड करने के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट फिर से खुलेगी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने रजिस्ट्रार सभी डाइट प्राचार्यों और निजी कॉलेज संचालकों को पत्र भेज करके कहा कि 30 जनवरी सुबह 8 बजे से 31 जनवरी को 11 बजे तक वेबसाइट फिर से खोली जा रही है और इस दौरान आंतरिक मूल्यांकन के जो अंक हैं वो अपलोड कर दिए जाए। वहीं पर अगली जो सूचना है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। क्षैतिज आरक्षण की खामियां निस्तारित, भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लंबी कवायद के बाद में क्षैतिज आरक्षण की खामियों को दूर कर दिया है और निदेशालय 1 फरवरी को 2016 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए सिरे से अधियाचन भेज देगा। आयोग इसी के मुताबिक विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। प्रतियोगी काफी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलनरत थे। अभी 27 तारीख को भी इन विद्यार्थियों ने निदेशालय में प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि विज्ञापन संख्या 50 को जल्द से जल्द जारी किया जाए। लिखा है, प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 4500 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2020 में प्रथम चरण में 2016 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश तो ये भेजा था, जिसमें आरक्षण को लेकर के विवाद हो गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि मामला साफ हो गया है, बहुत जल्द जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। वहीं पर अंतिम सूचना है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा IAS परीक्षा की। चूंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और इन विद्यार्थियों की मांग थी कि कोरोना की वजह से बहुत सारे जो विद्यार्थी वो परीक्षा नहीं दे पाए हैं और कुछ विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दी भी है तो उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ चूंकि कोरोना से वो बीमार थे या उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी और इसको लेकर के मामला कोर्ट में है। सरकार ने अपना हलफनामा दे दिया है और जिसमें कहा कि इन विद्यार्थियों को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर मौका दिया जाता है तो ये असमानता होगी, समान व्यवहार नहीं होगा। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सिविल सेवा में अतिरिक्त मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि इसकी जो सुनवाई है वो चालू है और अब जो है सोमवार को ये लिखा हुआ है कि पीठ ने केंद्र सरकार को यह भी बताने के लिए कहा कि एक अतिरिक्त प्रयास देने में कितने छात्र जो है दायरे में आएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है और संघ लोक सेवा आयोग से भी कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आपको और कोई और तर्क देने हैं या कोई और जवाब देना, यानी कि जो ये केस है वो अंतिम चरण में है। बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई भी डिसीजन दे सकता है। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन जो सूचनाएं थी वो जरूरी थी, महत्वपूर्ण थी और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। फीस के लिए डरने की बात बिल्कुल नहीं है, फीस बहुत ही कम रखी गई है और TET तो एक तरीके से निःशुल्क ही है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।